सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम सैम्पल पेपर करा दो, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सैम्पल पेपर का नीड थी। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ सैम्पल पेपर। और हाँ, ये ऑफिशियल सैम्पल पेपर है आपका सीबीएसई का। जो सीबीएसई ने ऑफिशियल सैम्पल पेपर दिया है ना, ये वो वाला सैम्पल पेपर है। ठीक है, ये वाला सैम्पल पेपर है। ऊपर ये सारी चीज़ें नहीं लिखी है कि सीबीएसई में जो भी सारी चीज़ें लिखी जाती है ना, इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल, वही नहीं लिखा गया है। क्योंकि मैंने ना वो सारा जो भी सैम्पल पेपर में लिखा था ना, वो मैंने दूसरे पीडीएफ में शिफ्ट करके आपके लिए आंसर्स भी साथ में लिख दिए हैं, ताकि आपको ईजी रहेगा पढ़ने में। आप आंसर्स भी, क्वेश्चन के साथ साथ आप आंसर भी कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको आंसर्स भी बनाकर दे दिए, तो आपके लिए ईजी होगा और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑफिशियल ही सैम्पल पेपर है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता तो मैं आपको ऑफिशियल वाला भी दिखाई देती हूँ कि सेम ही है, मतलब ऑफिशियल ही है। मैंने उसी को थोड़ा सा वो आंसर्स डालने के लिए करेक्ट किया है। करेक्ट इन द सेंस आंसर डालें तो वो अपन सीबीएसई की पीडीएफ को एडिट नहीं कर सकते ना, दैट्स वाई। तो मैं आपको दिखा देती हूँ सीबीएसई का भी पीडीएफ एक बार। ओके, यू कैन सी दिस इज़ द ऑफिशियल पेपर ऑफ योगा, जो कि सीबीएसई ने दिया है हमारा। ये तो सारे इंस्ट्रक्शंस थे, ये यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ऑफिशियल पेपर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मैं वो आंसर वाले पीडीएफ पे भी आ जाऊँ। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें आपको पहले ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो उसमें से हम लोगों को सिर्फ हमारे टोटल 6 क्वेश्चन से क्वेश्चन 1 में, उसमें से हम लोगों को एनी 4 क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो और ये हमारा पूरा 1 मार्क का होगा। ठीक है, 4 मार्क्स का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टू डू एनी कैलकुलेशन इन दिस स्प्रेडशीट वी नीड टू यूज़ डैश सिंबल। तो मैंने आपको ये पूरा क्लियर बताया था कि कभी भी हम लोग फार्मूला लगाते हैं कैलकुलेशन के लिए, या फिर फार्मूला नहीं भी लगाते, लेकिन अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग कौन से सिंबल का यूज़ करते हैं। आई थिंक ये वाला आंसर सबको आता होगा, क्योंकि ये मैंने अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो मैंने इसमें ये बहुत ही स्पेसिफाई किया था कि हम लोग प्लस का भी नहीं लगाएंगे, हम लोग ब्रैकेट्स भी नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू का साइन। और ये आपको योगा ही नहीं, आपको दूसरे भी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि कभी भी हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं या फिर फॉर्मूला से करते हैं या फिर नॉर्मली कैलकुलेशंस भी करते हैं, तो इक्वल्स टू हम लोगों को लगाना है, अदरवाइज हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये शायद ये वाला आंसर तो शायद सबको आया होगा। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन इज दैट एनी मैसेज इज कन्वेड इन द बेस्ट वे व्हेन इट इज़ कन्वेड इन अ डैश वे। तो ऑप्शंस हैं एक्यूरेट, क्लियर, कॉन्शियस, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी अबाउ। तो देखो, ये वाली चीज़ भी मैंने आपको बहुत अच्छे से स्पेसिफाई की थी, अगर आपने वीडियो देखा हो, कि हमेशा जब आप आपका मैसेज कन्वे कर रहे हो किसी अदर पार्टी को, किसी अदर पर्सन को, तो आपका जो कन्वे करने का तरीका है, जो वे ऑफ कन्वेइंग है, वो हमेशा एक्यूरेट, क्लियर और कॉशियस होना चाहिए। ये 3 थिंग्स मैंने आपको बताई थी, और इन 3 वर्ड्स का मीनिंग भी मैंने आपको बताया था। एक्यूरेट का मीनिंग होता है करेक्ट, ट्रुथ पूरा। ठीक है, क्लियर का मतलब होता है, एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा गंदापन कर दिया मैंने। क्लियर का मतलब होता है ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू अंडरस्टूड। ठीक है, यानी क्लियर है। और कॉन्शियस का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट बात करना। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करना, घुमा फिरा कर कोई भी बात ना करना। ठीक है, फिर थर्ड वाला हमारा है फ्यू सोर्सेज विच कुड इंस्पायर एंड मोटिवेट अ स्टूडेंट टू अचीव गोल्स आर। तो क्या एक स्टूडेंट को मोटिवेट करेगा ताकि वो अपना जो गोल है उसको अचीव कर पाए। तो पहला ऑप्शन ने दिया है भाई कि फिल्म्स एंड सोशल मीडिया। तो क्या आप मूवीज़ और आप सोशल मीडिया पे आपको ये क्या मोटिवेट करेंगे अपने, अगर आपका, हाँ, आप इन्फ्लुएंसर हो और सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, तो वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे गोल्स की बात हो रही है, तो क्या आपको फिल्म और सोशल मीडिया वो कर पाएगा, क्या मोटिवेट कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा ना वो तो। और फिर दूसरा है कि एक्सपेंसिव
थॉट्स, हाँ इसको हम लोग हमारे अभी रखते हैं कि हाँ ये हो सकता है। एक्सपेंसिव थॉट्स यानी हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, यानी बोल सकते हैं कि ब्रॉड थिंकिंग करना, बहुत सारी चीज़ें आइडियाज़ वगैरह सोचना ताकि वो हमारे आगे काम आए। ठीक है। डे ड्रीमिंग यानी सिर्फ सोचते ही रहना, डे ड्रीमिंग जो सपने पूरे ही नहीं हो पाएंगे, डे ड्रीमिंग करना। फिर आता है हॉलीडे विद फैमिली और फ्रेंड्स, तो इससे क्या आपको अचीव हो पाएगा गोल? तो नहीं हो पाएगा ना। तो सबसे बेस्ट कौन सा है? सेकेंड वाला। फिर हमारा आता है ग्रीन जॉब्स इनिशिएटिव्स वाज लॉन्च्ड बाय, तो किसने लॉन्च किए थे? तो देखो ये इसका भी मैंने मेंशन किया था, आपने वीडियो देखा हो तो। फर्स्ट आंसर होगा UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसने इनिशिएट किया था। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, किसने क्या 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 इनिशिएटिव लिया था, कब क्या चीज़ें लॉन्च हुई थी। फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन, तो अब मैंने आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। क्या सिर्फ आर्ट है, क्या सिर्फ साइंस है, या दोनों है, या दोनों ही नहीं है? तो मैंने आपको बताया था जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बोथ है, आर्ट एज वेल एज साइंस, दोनों हैं। आर्ट कैसे है? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप हमारी जो आर्ट है वो एक स्किल है, ठीक है, और हमारी एंटरप्रेन्योरशिप भी एक स्किल है। एंटरप्रेन्योर्स के पास भी बहुत सारी स्किल्स होती हैं। और साइंस कैसे है? तो साइंस में हम लोग बहुत सारा प्रिंसिपल्स, बहुत सारे रूल्स हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने होते हैं। वैसे एक एंटरप्रेन्योर को भी बहुत सारे रूल्स स्टेप्स फॉलो करनी होती है। तो ये आर्ट एज वेल एज साइंस है। फिर फिफ्थ वाला आता है पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन, अब किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की पर्सनैलिटी किस चीज़ों पर डिपेंड है? तो पहला आता है फर्स्ट इज दैट फैमिली बैकग्राउंड, या फैमिली बैकग्राउंड मैटर करता है। आपका एजुकेशन स्टेटस, आप कितना एजुकेटेड हो वो भी आपका बिहेवियर में, आपका पर्सनालिटी में शो हो जाता है। आपका बिहेवियर पैटर्न, आपका बिहेवियर, आप कैसे बात कर, कैसे नेचर है आपका, वो भी आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करता है। तो ये ऑल ऑफ द अबाव इसका हम आंसर लिखेंगे। ठीक है। फिर हमारा आप सेकंड क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, जिसमें 6 क्वेश्चंस हैं और उसमें से हमको एनी 5 का आंसर्स देना है। सब 1 मार्कर है, 5 मार्क्स अगर आपने ये कर दिया तो आपको मिल जाएंगे। अब देखते हैं किसको कितने मार्क्स आते हैं। कमेंट्स बॉक्स में बताना किसके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, कौन से सेक्शंस में सही गए हैं। तो आपको आपकी पढ़ाई पता चल जाएगी कि आपने कितना पढ़ा। अगर आपने सिर्फ वीडियोज़ ही देखे हैं ना तो बेटा ये 5-6 क्वेश्चंस में ही मैंने आपको मतलब वीडियोज़ में आपको स्पेसिफाई की थी चीज़ें कि ये एक बार कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, और हर चीज़ को हाईलाइट किया है। वो सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में हाईलाइट हुई है। अभी जितने हम लोगों ने 6 क्वेश्चन किए हैं ना उसमें वो सारी चीज़ें हाईलाइट हुई है। तो अगर आपने सिर्फ वीडियो भी देखी है तो आप इसका आंसर कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। फिर आता है फर्स्ट क्वेश्चन, नेति रिमूव एक्सेस म्यूकस एंड इम्प्योरिटीज फ्रॉम, तो देखो मैंने आपको बताया था एन से आप क्या याद रखोगे? एन से नेति। अब हम लोग ऑप्शंस भी देख लेते हैं, सीधा आंसर नहीं बताऊंगी मैं। तो क्या क्लीन करता है नेति? हमारा नेति प्रोसेस क्या रिमूव वो करेगा, हमारा क्या बोलते हैं इम्प्योरिटीज को हटाएगा। कहाँ से हटाएगा? नसल में से हटाएगा, कि माउथ में से हटाएगा, कि एब्डोमेन में से हटाएगा, कि थोरेसिक से हटाएगा? तो देखो एन से मैंने बोला था, एन से नसल, नेति। नेति एक हमारी जला नेति, नेति की 2 प्रोसेस जो मैंने आपको बताए थे। तो ये जो नेति है मैंने आपको बोला था एन से, नेति से नसल याद रखना या फिर नोज याद रख लेना, ये उसकी क्लिनजिंग के लिए होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पर? नसल। देखो एक और क्वेश्चन जो स्पेसिफाई आपको ट्रिक बताई थी वो आ गया है। फिर सेकंड वाला आता है ये बैड स्ट्रेस कॉजेस। अब देखो बैड स्ट्रेस है तो वो क्या क्या चीज़ें कॉज करेगा, कोई भी दे सकता है आंसर इसका। एंग्जाइटी, के स्लिपलीनेस, या फ्रस्ट्रेशन, या ऑल ऑफ द अबाव। तो हाँ ऑल ऑफ द अबाव, ये सारी चीज़ें हमको बैड स्ट्रेस में होती हैं। फिर आता है थर्ड वन, एन ओबेस पर्सन मस्ट कंज्यूम, एक अगर ओबेस का मतलब होता है मोटापा, एक जो मोटा व्यक्ति होता है ना, जो ज़्यादा फैट उन्होंने गेन कर लिया होता है, तो क्या उसको कंज्यूम करना चाहिए? तो फर्स्ट है अपना फैट रिच डाइट। फैट रिच क्या उसको फैट है जिसमें वो वाला खाना चाहिए? तो ये तो ऑब्वियसली नॉट। फिर आता है हाई फाइबर डाइट, हाँ इसको हम लोग हमारे अभी बैकअप में रख सकते हैं। फिर थर्ड है लो न्यूट्रिएंट डाइट, लो न्यूट्रिएंट डाइट खाना चाहिए? नहीं। हाई कैलोरी, तो कैलोरी डाइट भी नहीं खाना चाहिए। तो सबसे आंसर क्या है अपना? हाई फाइबर डाइट। ठीक है। फिर हमारा फोर्थ आता है चैनलाइज प्राणा डैश चैनलाइज प्राणा इन द बैलेंस्ड वे। देखो प्राणा से ही समझ आ रहा है, प्राणायामा। ठीक है। तो इसमें से पहले क्वेश्चन पढ़ना, कितने में से कितने करना, सारे मत करके आ जाना, ठीक है।
क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन सब अच्छे से पढ़ना आप लोग। फिर आता है ए, बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। बैलेंस डाइट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है किस चीज़ों के लिए? हमारी बॉडी को नरिश करने के लिए, जी हाँ। सेकेंड है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेस, जी हाँ। हमारा जॉय एंड चेयरफुल, जी हाँ। तो किसका क्या आंसर आ गया इसका? ऑल ऑफ द अबव। फिर आता है सिक्स्थ हमारा भुजंग आसन इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश आसन। अब जो भुजंग आसन है वो हमारा किस आसन का एग्जाम्पल है? मेडिटेटिव। तो देखो मेडिटेटिव तो होगा नहीं क्योंकि भुजंग आसन कोई मेडिटेशन तो है नहीं, ठीक है, ये एक आसन है ना हम लोग प्राणायाम के पोज में उसको करते हैं। कल्चरल, इसको हम लोग रख सकते हैं। देखो रिलैक्सेटिव भी नहीं है, शव आसन को हम लोग रिलैक्सेटिव बोल सकते थे, है ना, लेकिन ये रिलैक्स, इसमें रिलैक्स हम लोग नहीं होते हैं ना, हम लोग हमारी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे होते हैं पीछे की तरफ, और नन दबाव। तो बचा क्या? मतलब कल्चरल। देखो मैं आपको बताती हूँ, भुजंग आसन जो होता है ना वो कल्चरल होता है, यानी कल्चरल इन द सेंस कि एक ये बहुत ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ योगा है, ठीक है, हमारे योगिक टेस्ट में इसका लिखा हुआ है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सिर्फ 5 करने हैं और ये सब 1 मार्कर हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, डैश डाइट इज़ रिलेटेबल टू द एक्सपेंशन ऑफ लाइफ। ये मैंने, और आपको मैंने बोला था रीडिंग भी करना, तो देख लो ये बुक की लाइन आ गई है पूरी सेम, एक्सपेंशन ऑफ लाइफ। अरे रे 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 अरे क्या हो गया? एक्सपेंशन ऑफ लाइफ, तो ये काय में था, अगर पढ़ा है तो आ जाएगा। पहला है सात्विक डाइट, दूसरा है तामसिक, थर्ड है राजसिक। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारी लाइफ को कौन बढ़ाता है? सात्विक डाइट, क्योंकि राजाओं का खाना राजसिक होता है जिसमें स्पाइसेस वगैरह होती हैं। तामसिक जो कि बहुत बहुत लॉन्ग टर्म का रखा हुआ फूड, जो कि स्पॉइल ये वाला फूड होता है ना, अनकुक्ड ओवर राइप फूड होता है। फिर आता है क्वेश्चन है, हु डिफाइन योगा है योगा चित्तवृत्ति निरोधा। किसने डिफाइन किया है? तो देखो योगा चित्तवृत्ति निरोधा का मतलब होता है कि देखो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। चित्त का मतलब होता है हमारा माइंड, ठीक है, उसमें जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं। वृत्ति का मतलब होता है जितने भी फ्लक्चुएशंस ऑफ हमारे थॉट्स हो रहे हैं, जितना भी हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस हो रहा है वो। निरोधा का मतलब होता है स्टॉपिंग ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड, यानी हमारे माइंड में जो भी सब चीज़ें चल रही होती, इतना ज़्यादा सोच रहे होते हैं, उन सबको रोकता है योगा, स्टॉप कर देता है। तो ये किसने बोला है? तो ऑब्वियस है, महर्षि पतंजलि ने बोला है। फिर अष्टांग योगा हैज़ कितने लिम्स हैं? तो देखो 8 लिम्स हैं, ये तो सबको आता होगा। इसको तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर ही लेना, अष्टांग योगा, क्योंकि हर एक एग्जाम मतलब आपसे या तो 1 मार्क का में पूछेगा, या फिर मेरे हिसाब से तो बड़े क्वेश्चंस में ही पूछेगा, क्योंकि अष्टांग योगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें से आपको सारे आने चाहिए, आपका यमा नियमा, और सीक्वेंस वाइज आने चाहिए। जितने भी आर्ट है सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फिर आता है हमारा 4th वन, अनामाया कौशल रिफर्स टू। तो देखो अनामाया कौशल जो है ना वो रिप्रेजेंट किसको करता है? फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। वो हमारा जो आउटर मोस्ट बोल सकते हैं, आउटर मोस्ट बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, यानी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखना अनामाया कौशा, सारे कौशा आप याद कर लेना, ठीक है। फिर आता है ब्रोंकली अस्थमा इज द डिसीज ऑफ विच सिस्टम, यानी डैश सिस्टम। तो किसके लिए है? तो देखो अस्थमा है, तो अस्थमा में क्या होता है, इसे रिलेट क्या करो आप लोग। अस्थमा में क्या होता है भाई? बहुत कॉमन डिसीज है ना, मतलब कॉमन यानी सबने नाम सुना हुआ है इसका। अस्थमा यानी हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो सांस लेने में हम लोग हमारे, तो क्या उसमें आएगा? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, ये उसकी डिसीज है। फिर हमारा आता है फ्लक्चुएशन इन डैश लेवल इन इंडिकेटिव ऑफ हाइपरटेंशन। हमारे किस चीज़ में हाइपरटेंशन क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ। ब्लड प्रेशर का बढ़ना, है ना, हाइपर हो जाता है, हाइपरटेंशन, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर। एज सिंपल एज दैट, बहुत इजी आंसर था इसका। तो देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं यार, है ना। फिर क्वेश्चन 4th है हमारा, इसमें भी 6 क्वेश्चन है, ओनली एनी 5 करने हैं, 5 मार्कर का है ये पूरा। फर्स्ट वन है, डैश योगा इज द पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सेल्फलेस एक्शन का मतलब क्या होता है। यानी सेल्फलेस एक्शन यानी क्या बोल सकते हैं, डिटैच फ्रॉम रिजल्ट्स, यानी काम करते जाओ और एक्शन मतलब जो रिजल्ट आने वाला है ना उसका मतलब उसका सोचो ही मत, सिर्फ करते जाओ काम। तो ये काय में आएगा?
ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है कर्म योगा। कर्म योगा का क्या मतलब होता है? हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो ये वाला कर्म का योगा का यही मतलब होता है। ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? कर्म योगा। ठीक है, सेल्फलेस एक्शन का मतलब भी वही होता है। फिर आता है सेकंड, स्थिरम सुखम आसनम हैज बिन इलस्ट्रेटेड इन। किस में इलस्ट्रेट किया गया है? हम लोगों ने काय में पढ़ा है? तो पतंजलि योगा सूत्र में। ठीक है। फिर आता है थर्ड वन, फॉर स्टिल गेजिंग वी यूजुअली मेक अ यूज ऑफ। स्टिल गेजिंग यानी एक ही मतलब कंटिन्यूसली किसी चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, गेजिंग कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है त्राटका में? कैंडल। ठीक है, कैंडल इज राइट आंसर। फिर फोर्थ आता है, योगा स्क्रिप्चर्स फर्मली डिस्करेज द हैबिट ऑफ। तो जो योगा में हम लोगों को किस चीज़ का कौन सी हैबिट का मना बोल रखा है कि हमको कौन सी हैबिट नहीं करनी चाहिए, किस चीज़ को डिस्करेज किया गया है? तो पहला इसमें लिखा है ओवर ईटिंग। हाँ, ये वाला हो सकता है, लेकिन और देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड वाला है रेगुलर एक्सरसाइजिंग। क्या योगा में बोला है कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए रोज़? ये तो नहीं बोला भाई। क्या योगा में बोला है कि रोज़ मेडिटेशन नहीं करना चाहिए? ऐसा भी नहीं बोला। कंट्रोलिंग द सेंसेस नहीं करना चाहिए, अपने सेंसेस को कंट्रोल में नहीं रखना चाहिए, ऐसा भी नहीं बोला। तो आंसर क्या होगा? ओवर ईटिंग, हम लोगों को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। फिर आता है फिफ्थ है, ए डैश लाइफस्टाइल इज जनरली द कॉज ऑफ इल हेल्थ। तो कौन सी लाइफस्टाइल आपकी हेल्थ पर मतलब बीमार कर सकती है, आपको इलनेस ला सकती है? तो पहला है एक्टिव। क्या अगर आपके हमेशा टाइम एक्टिव रहोगे, एक्टिव लाइफस्टाइल रखोगे तो क्या आप इल होगे? ये तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। सिंपल लाइफस्टाइल रखिए भाई, सिंपल सादा आदमी है, उसकी हेल्थ पे कुछ इल मतलब खराब होगी क्या हेल्थ? नो। फिर आता है, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, सैनिटरी और क्लासी। तो देखो क्लासी तो अब तो सबसे पहले सैनिटरी का मतलब समझो। सैनिटरी का मतलब ये होता है बेटा कि अ लिटिल मूवमेंट ऑफ बॉडी और नो मूवमेंट, नो फिजिकल एक्टिविटी, नो मूवमेंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कुछ भी नहीं, मतलब बस ऐसे पड़े हुए हो, तो वो होता है। तो ये तो हम लोगों को हेल्थ पे अफेक्ट करेगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा? सैनिटरी। इसका आंसर होगा सैनिटरी। फिर आता है हमारा समंतव योग उच्यते इज द प्रैक्टिस ऑफ। तो ये किसकी प्रैक्टिस है? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है योगा में? इलास्टिसिटी तो हमने पढ़ा नहीं, इकोनॉमिक्स तो है नहीं। इक्वालिटी, इक्वानिमिटी और एक्साइटेबिलिटी, तो ये दो वर्ड्स तो हम लोगों ने हमारे योगा में इसके रेफरेंस में तो नहीं देखे। इक्वालिटी और इक्वानिमिटी देखा है, तो इसका आंसर होगा इक्वानिमिटी। क्या होगा इसका आंसर? इक्वानिमिटी। देखो इक्वानिमिटी का मतलब क्या होता है ना कि सारी चीज़ों को मतलब इम्पार्शियलिटी, सारी चीज़ों को इक्वली ट्रीट करना, विथ लव, किसी को किसी के लिए भी हेट्रेड नहीं रखना है, सबको इक्वली ट्रीट करना है। तो इसका भी यही मतलब है, इज द प्रैक्टिस ऑफ इक्वानिमिटी। तो ये याद रखना, ठीक है, ना पढ़ा रही हूँ। फिर फिफ्थ आ जाता है हमारा, कितने सारे ऑब्जेक्टिव हैं यार। तो इसमें भी 6 क्वेश्चन है, 5 का आंसर देना है। तो पहला है तामसिक फूड इज आइडेंटिफाई। हम लोग तामसिक फूड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्या तामसिक फूड ओवर राइप एंड अनकुक्ड होता है? अभी ऊपर बताया था, तो एक फीचर तो इसका यही मिल गया। सॉर और बीटर है, ये भी हो सकता है। और टेस्टी, टेस्टी तो बिल्कुल नहीं होता, फ्रोजन भी नहीं होता। अब इन दोनों में से अब आपको करना है डिसाइड, है ना? अब इन लोगों में समझते हैं, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि ओवर राइप और अनकुक्ड फूड होते हैं, वो ज़्यादा ही जो राइप नहीं हो जाते, थोड़े से स्पॉइल हो जाते हैं, थोड़े से स्पॉइली लगते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? ओवर राइप एंड अनकुक्ड फूड। फिर आता है हमारा सेकेंड है, पीपल अंडर क्रॉनिक स्ट्रेस आर मोर सस्पिटेबल टू डैश। पहला है वायरल डिसीजेस, यानी क्रॉनिक स्ट्रेस क्या क्या करेगा हमको, पीपल लोगों को क्या क्या करेगा? तो वायरल डिसीजेस, मेंटल प्रॉब्लम्स, इमोशनल डिस्टर्बेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो क्रॉनिक स्ट्रेस ये सारी चीज़ें करेगा, ठीक है, सारी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है मिल्क एंड घी आर द एग्जाम्पल ऑफ विच फूड। तो मिल्क और घी किसके एग्जाम्पल होंगे? विच फूड के? तो नरिशिंग, हाँ, स्ट्रेंथ भी, हाँ, हमारी बिल्ड स्ट्रेंथ भी देता है, इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, और ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारी चीज़ें वो हमारा कर रहा है, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव।
फिर आता है हमारा ड्यूरिंग इमरजेंसी डैश हेल्प सेव लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो कौन इमरजेंसी में, ये टॉपिक पढ़ा हुआ है ना, इमरजेंसी में कौन लोगों की जान बचाता है? तो मेकिंग वीडियो, क्या आप वीडियो बनाओगे तो लोगों की जान बच जाएगी क्या? ग्रुप डिस्कशन करोगे तो जो सामने वाला इंजर्ड है उसकी जान बच जाएगी क्या? पैनिक, पैनिक क्या होगा? कुछ भी नहीं है। तो ये तो बहुत ही बकवास क्वेश्चन था ये तीनों तो होंगे नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एक सेकेंड, ये फर्स्ट एड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में इसको रख कर दूँ। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं हमारे इन योगा द क्लिनजिंग टेक्निक्स ऑफ टू प्यूरिफाई बॉडी आर कॉल्ड क्लिनजिंग टेक्निक। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ अपना योगा बुक का। तो क्या आंसर आएगा? क्या समाधि? समाधि का तो ये मतलब होगा नहीं। सत्कर्मा, हाँ। भक्ति तो नहीं होगा। स्वाध्याय भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है हमारा? सेकंड, भक्ति। ठीक है, फिर आता है हमारा फिफ्थ वन इज द BMI रीडिंग ऑफ 30 किलोग्राम एंड अबाउ स्टेट द रिस्क ऑफ। तो ये बी हाँ, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। BMI वाला है ना, BMI सबका कि कब ओबेज होगा, कब अंडर वेट है, कौन सा केजी ओवर वेट है ना। तो 30 के ऊपर है तो ओबेसिटी को वो उसका होने का चांसेस है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन आ गए, हम लोग सेक्शन बी पे आ गए हैं। तो जो सेक्शन बी है वो हमारा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। ठीक है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे, जो कि होंगे कितने मार्क्स के? टोटल 6 मार्क्स के होंगे, है ना, जिसमें से 2-2 मार्क्स के वो क्वेश्चंस रहेंगे और 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है मेंशन अ फ्यू वेज इन विच यू वुड हेल्प समवन टू ओवरकम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये तो देखो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अगर कोई किसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, किसी को थोड़ा सा मेंटली जो थोड़ा सा ऐसा डिस्टर्ब है, या फिर मेंटल थोड़ा सा दिक्कत है और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसको कुछ, तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? सबसे पहला है कि टॉक टू हिम, उसकी हेल्प करोगे। टू शेयर फीलिंग्स, उसको मतलब उसको बोलो कि आप आपकी फीलिंग्स जो है मुझसे शेयर कर सकते हो, उससे बात करो तो वो अपनी फीलिंग्स बताएगा, है ना। और उसको इनकरेज करो कि आप खुद की हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो, उसको कुछ चीज़ें नॉलेज दो, मेडिटेशन करो इस चीज़ के लिए, है ना। और उनसे ना बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी शेयर कर सकते हो, ताकि वो कॉन्फिडेंस ला पाएँ अपने आप में, और अपनी जो एबिलिटी, अभी जो उनकी कंडीशन है उससे वो हैंडल कर पाएँ उस चीज़ को, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को। और उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज करो, जैसे म्यूज़िक हो गया, डांस, पेंटिंग वगैरह वगैरह। और हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखो। तो ये आप मन से भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं ये लिखो, आप आपकी लैंग्वेज में आपके मन से पॉइंट्स डाल सकते हो। फिर 7th वाला आता है वाइल यू आर अटेंडिंग अ वर्कशॉप और मीटिंग हाउ वुड यू कंट्रीब्यूट एज एन एक्टिव लिसनर। आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे एज अ एक्टिव लिसनर? ठीक है, तो एक्टिव लिसनर में आपको ना, ये आप कैसे बताओगे कि आप अच्छे से सामने वाले की बात सुन रहे हो? तो इस चीज़ को ना आप रिस्पेक्ट से याद रखो। किससे रखोगे? रिस्पेक्ट से। हालांकि ये उसमें इसमें उसमें भी पढ़ा है हम लोगों ने चैप्टर में, है ना, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे? रिस्पेक्ट से याद रखेंगे। तो देखो हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे। सबसे पहले है आर, रिमूव डिस। तो आर क्या करेगा हमारा? रिमूव डिस्ट्रैक्शन दैट मैर हैमर लिसनर। आर से होगा रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, जैसे आपका फ़ोन बजने लगा या फिर जो भी डिस्ट्रैक्शंस वहाँ पर हो सकते हैं, सबको हटा दो। ठीक है, फिर ई से होगा आई कांटेक्ट। जो सामने वाला स्पीकर है ना, हु इज़ स्पीकिंग, और आप जिसकी सुन रहे हो ना, तो उससे आई कांटेक्ट करो वाइल लिसनिंग। ठीक है, एस से हो जाएगा शो दैट यू आर लिसनिंग, है ना, आपके गेस्चर्स से बताओ, आपकी बॉडी लैंग्वेज शो कर दे कि आप सुन रहे हो। जो अनइंटरेस्टेड लोग होते हैं ना, वो लोग क्या करेंगे? अपना हाथ इधर उधर हिलाएंगे, इधर उधर देखेंगे, वॉच में टाइम देखेंगे। ये सब चीज़ें हम लोगों को हटानी है। हम लोगों को शो करना है कि हम लोग आपके गेस्टर्स के थ्रू हमको शो करना है कि शो दैट यू आर लिसनिंग एक्टिवली, अटेंटिवली। फिर पी से आ जाएगा पे अटेंशन एंड फोकस ऑन द स्पीकर इज सेइंग। पी से पे अटेंशन पे करो, फोकस करो जो स्पीकर बोल रहा है। ई से हमारा जो हो जाएगा
हाँ, एम्पैथाइज एंड फील द इमोशन ऑफ द स्पीकर। एम्पैथी का मतलब क्या होता है ना बेटा, जो सामने वाला बंदा है, जो बंदी जो भी है, वो अपनी फीलिंग जो शेयर कर रहा है, तो उस जो सिचुएशन उसने बताई है, तो उस सिचुएशन में अपने आप को रख के देखो, अपने आप को इमेजिन करके देखो कि आप क्या करते हो उस सिचुएशन, व्हाट इट वुड बी लाइक टू बी इन दैट सिचुएशन, कैसा लगेगा उस सिचुएशन में आके। ठीक है, फिर सी से हो जाएगा हमारा क्लैरिफाइंग डाउट्स। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए हमेशा। ठीक है, डाउट्स जो भी आए हैं, क्वेश्चंस पूछो, क्रॉस क्वेश्चनिंग्स करो। टी से हमारा हो जाएगा ट्यून योर सेल्फ टू द टाइमिंग ऑफ द स्पीकर, यानी पहले उसको बोलने दो, लेट हिम टू फिनिश, फिर आप लोग स्टार्ट करना। फिर आता है एट्थ वाला हमारा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन द डेटा इन द वर्कशीट, हाउ इज इट हेल्पफुल। अब देखो, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, वही मैथ्स के सारे कैलकुलेशंस एंड ऑल, सारा कैलकुलेशन वाली चीज़ आ गई। तो स्प्रेडशीट में कब ये वो अरिथमेटिक ऑपरेशन वो करता है, परफॉर्म करता है, तो वो आपको कैसे हेल्प करेगा, तो देखो, तो वो क्या करेगा, आपको एक एक्यूरेट और बिल्कुल सही आंसर देगा, और बहुत कैलकुलेशन को बहुत फास्टर और इजी कर देगा, है ना। फिर बहुत सारा डेटा, अगर आप बहुत सारा डेटा डालोगे ना, तो वो आपको बिना किसी एरर के आंसर दे देता है। ठीक है, और हमको क्या हेल्प मिलेगी कि हाँ, कि हमारे फॉर्मूले से जैसे डालेंगे वैसे ही हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाता है ना। और हम लोग इन्फॉर्मेशन को ग्राफ्स और चार्ट्स के थ्रू भी प्रेजेंट कर पाएंगे। तो यही सब इसलिए हमको वो हेल्पफुल है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। फिर नाइन्थ वाला आता है, रिलीज द सेक्टर्स ऑफ ग्रीन जॉब्स। हाँ, तो ग्रीन जॉब्स कहाँ कहाँ होती हैं, अरे हाँ, ग्रीन जॉब्स कहाँ कहाँ होती है, एग्रीकल्चर में होती है। अब देखो, ये 2-2 मार्क्स के हैं ना, तो यहाँ पर लिस्ट करने का ही बोला, इसलिए हम लोगों ने समझाया नहीं। 2-2 मार्क्स के तो हम लोग लिख देंगे 2 मार्क्स के हिसाब से, वहाँ पर लिखा भी कितने वर्ड्स में लिखना है। तो देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, टूरिज्म टेक्स सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ये सारे सेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। फिर आता है सेकेंड, व्हाट डिफरेंट टेक्निक्स कैन एन एंटरप्रेन्योर यूज टू ट्रिगर क्रिएटिविटी फॉर हिज प्रोडक्ट। क्या टेक्निक्स एक एंटरप्रेन्योर अपनाएगा अपने प्रोडक्ट की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, कुछ क्रिएटिव लाने के लिए। तो सबसे पहले ये है कि मेक प्रोडक्ट कॉस्ट एफिशिएंट, यानी बोल सकते हो कि कॉस्ट वर्दी है। बोलते हैं ना लोग कस्टमर के, नहीं यार, ये जो प्रोडक्ट है ये कॉस्ट वर्दी है, यानी जितना अच्छा, मतलब कम पैसे में ही ज़्यादा आउटपुट देना। इफ़िशियंसी का मतलब ये होता है ना, कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट देना, यानी कम पैसों में ज़्यादा आउटपुट देना। तो बहुत कम का था, लेकिन उसने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करी, उस प्रोडक्ट ने बहुत इफेक्ट लाया, है ना। तो ये वो हो गया। फिर सेकेंड आता है मेक वेरिड कॉम्बिनेशन। तो देखो, यानी बहुत सारे दूसरे दूसरे आइडियाज़ और बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके कुछ क्रिएटिव करना, है ना, वो ये कर सकता है, डिफरेंट टेक्निक्स ले सकता है। फिर आता है थर्ड के, मेक इट एडेप्टेबल फॉर डिफरेंट सिचुएशंस, यानी डायनामिक होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, कि वो प्रोडक्ट है वो हर सिचुएशन में काम कर पाए, है ना। फिर आता है डी, मॉडिफाई द प्रोडक्ट, टाइम टू टाइम एज पर ट्रेंड्स मॉडिफाई करते रहना चाहिए प्रोडक्ट्स को। फिर आता है पुट प्रोडक्ट्स टू अनादर यूज़, यानी हम लोग ऐसा होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट को हम लोग दूसरी जगह पे दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकें, है ना, मल्टीपल यूज़ उसका थोड़ा सा होना चाहिए। और बाकी आप अगर आपका बिजनेस वाला दिमाग है, या फिर आप जो भी बनिए हो या गुजराती, और जो भी जिन बच्चों का कॉमर्स बैकग्राउंड से और जिनका बिजनेस वाला दिमाग है, वो अपना एक एंटरप्रेन्योर मतलब अपने आइडियाज़ भी इसमें डाल सकते हैं। फिर आता है हमारा आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चंस दिए होंगे, 4 के आपको आंसर करने हैं, यानी 2 के आंसर आपको नहीं करने हैं। ठीक है, ये आपका होगा कि 2-2 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, और 4 क्वेश्चंस होंगे, 8 मार्क्स का पूरा आपका जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन 11, नेम ऑफ फ्यू प्राणायाम मेंशन इन हति योगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डूइंग प्राणायाम। तो हम लोगों को कुछ प्राणायाम के नाम बताने हैं और सिग्निफिकेंस, यानी उसकी इंपॉर्टेंस बनानी है प्राणायाम की, कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इसके नाम तो हम लोग बता देंगे कि अनुलोम विलोम है, सूर्य भेदी है, उज्जी है, शीतली है, शिटकरी है, भ्रमरी है, ये सब तो हम लोग को आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, रटने पड़ेंगे, क्योंकि इसको मन से नहीं लिख सकते। फिर अब क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है,
तो क्या करता है ना हमारा प्राणायाम, देखो सबको पता है प्राणायाम ब्रीदिंग टेक्निक है। तो क्या करेगा, हमारी ब्रीदिंग को अच्छा करेगा, रेगुलेट करेगा, हमारा जो एनर्जी में फ्लो है वो मेंटेन करके रखेगा, हमारे माइंड को काम, ओ शिट, हाँ, हमारे माइंड को काम और क्वाइट रखेगा, ठीक है। और हमको क्या करेगा, हमारा स्ट्रेस है वो भी डिक्रीज करता है। फिर आता है 12th वाला, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन व्हाट योगिक मैनेजमेंट टेक्निक शुड बी एडॉप्टेड। तो हमारा हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या योगिक मैनेजमेंट टेक्निक अपनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डाइटरी और योगिक मैनेजमेंट दोनों दे दिया है, ठीक है। हर एक डिसीज़ का आपको योगिक मैनेजमेंट और डाइटरी मैनेजमेंट आना चाहिए, क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो डाइटरी मैनेजमेंट पहले देख लेते हैं। तो क्या हाइपरटेंशन वालों को कम सॉल्ट खाना चाहिए, पिकल्स यानी अचार चटनी वगैरह नहीं खाना चाहिए, अपनी ईटिंग हैबिट को रेगुलाइज करना चाहिए। और यौगिक मैनेजमेंट में हम लोग बोल सकते हैं कि जल नीति करें, है ना, विदाउट सॉल्ट। सॉल्ट तो लेना नहीं है, जल नीति में सॉल्ट डालते हैं लेकिन आपको नहीं डालना है जिनको हाइपरटेंशन है। व्यायाम करें, ठीक है। आसनास में ताड़ आसन, वज्रासन, कटी चक्रासन, गोमुख आसन, कोई भी 2 आसन याद कर लेना, है ना। फिर शवासन करो, अनुलोम विलोम, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और डिफ़िकल्ट और एडवांस आसनास अवॉइड करने हैं। फिर आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्थिरम सुखम आसनम। मैंने अभी ऊपर बताया था क्या मीनिंग होता है इसका। तो इसका मतलब होता है वो पोजीशन जो कि कंफर्टेबल हो, इजी हो। द पोजीशन शुड बी कंफर्टेबल, इजी एंड स्टेडी, बोथ फिजिकली एंड मेंटली, ठीक है। और ये किसने मेंशन किया है, पतंजलि योगा सूत्र ने। फिर आता है 14, हाउ कैन फर्स्ट एड हेल्प अ पर्सन इन नीड। कैसे फर्स्ट एड हेल्प कर सकता है पर्सन को जब ज़रूरत हो। तो जब तक हमारी एम्बुलेंस अराइज होती है, जब तक आती है, तो तब तक हम लोग क्या करते हैं, पर्सन को फर्स्ट एड देते हैं, जो कि एक इमीडिएट हेल्प होती है इंजर्ड और सिक पर्सन को हम लोग देते हैं। और इसमें हम लोग CPR भी इंक्लूड करते हैं, है ना। CPR सबको आना चाहिए, अगर पढ़ा है तो टॉपिक में CPR हमको था। पर इसका आपको कार्डियो पल्मोनरी रेसोसिएशन, इसका आपको फुल फॉर्म भी आना चाहिए। जब तक करना चाहिए जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आती है। तो ये एक पर्सन की लाइफ भी बचा लेता है फर्स्ट एड, ठीक है। और फर्स्ट एड कोई भी दे सकता है, ट्रेंड और अनट्रेंड पर्सन कोई भी दे सकता है, ठीक है। फिर 15 आता है, व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ लोअर बैक पेन। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं लोअर बैक पेन के। देखो ये 2-2 मार्क्स के, तो उस हिसाब से लिखना आप, ठीक है। पहला है एज फैक्टर। हाँ देखो अगर आपकी एज हो जाती है ना, तो लोअर बैक यानी आपके जो बोन्स है वो उनमें स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वीक होते जाते हैं। तो वो एज फैक्टर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। सेकेंड है डिक्रीज इन बोन स्ट्रेंथ, है ना, ये भी बताया। डिक्रीज होने लग जाती है बोन स्ट्रेंथ, तो हमको ये सही चीज़ें होती हैं। फिर आता है अगर आपको एक्सीडेंट और इंजरी हुई है तो भी आपको ये कॉज हो सकता है। लेकिन अगर आप बेड पोस्चर है आपका सिटिंग और स्लीपिंग का, है ना, तो उससे भी आपको ये लोअर बैक की दिक्कत आ जाती है। या फिर आपने एक्सरसाइज में ज़्यादा ओवर स्ट्रेच कर दिया हो तो उससे आ जाती है। या फिर कोई भारी सामान उठा लिया हो, कोई बड़ा बैगेज उठा लिया हो, और स्ट्रेस से भी होता है बैक पेन, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपका बॉडी वेट हो गया तो उससे भी हो जाता है। फिर आता है 16 वाला, हाउ कैन ब्रोंकली अस्थमा बी मैनेज्ड थ्रू डाइटरी कंट्रोल। अब ब्रोंकली अस्थमा कैसे डाइटरी से यानी डाइटरी मैनेजमेंट से कैसे कंट्रोल होगा, डाइट से कैसे कंट्रोल होगा। तो देखो डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए इसमें। तो जो आपके जो एलर्जी फूड होते हैं ना, एलर्जेटिक फूड जो अस्थमा वाले पर्सन को होते हैं, एलर्जी होती है जिनसे, वाले फूड अवॉइड करने चाहिए। कोल्ड फूड्स लाइक आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें उनको नहीं लेनी चाहिए। और फ्रूट्स लाइक बनाना भी नहीं खाना चाहिए। दिस आइटम शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। और ऑल्सो द फूड्स विच एड टू द प्रोडक्शन ऑफ शुड बी। अब एक्चुअली यहाँ पर ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ करके आएगा तो वो मैं आपको PDF सही करके नीचे दे दूँगी, ठीक है। फिर आता है हमारा बड़े क्वेश्चंस आए हैं, कितने मार्क्स के, 4 मार्क्स का आया है, जिसमें आपको सिर्फ थ्री के जवाब देने हैं, 5 क्वेश्चंस में, ये आपका 12 मार्क्स का आएगा। तो अब हम लोग आते हैं कि हाँ पतंजलि योगा क्वेश्चन है, पतंजलि योगा सूत्र हाईलाइट द कैपेबिलिटी ऑफ योगा
टू मेंटेन मेंटल हेल्थ। अब इसको डिस्क्राइब करो। तो देखो, तो हमारी पतंजलि योगा सूत्र है ना, उन्होंने क्या हाईलाइट करा है अपने मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो उन्होंने योगा को कैसे बताया है, तो डिस्क्राइब करो। तो देखो, पतंजलि ने एक वर्ड बताया था योगा चित्तवृत्ति निरोधा, जो कि मैंने आपको बताया था, जो हमारे माइंड में सारी चीज़ें चल रही होती है ना, फ्लक्चुएशंस ऑफ थॉट्स इमोशन जो चल रहे होते हैं, तो उसको स्टॉप करना। तो योगा वो चीज़ हमारी कर देता है अगर हम लोग योगा कर रहे होते हैं तो इसमें वही बताया है कि हम लोग हमारी मेंटल हेल्थ को ऐसे इससे चित्तवृत्ति निरोधा यानी योगा को ऐसा डिफाइन किया है। तो योगा करके हम लोग मेंटल हेल्थ को सही रख सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि देखो, जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी की भी पर्सन की हेल्थ के लिए और उसकी लाइफ के लिए। हम लोग बहुत ज़्यादा, अभी लोगों की लाइफ कितनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रखी है ना, मेंटल पीस नहीं मिल पा रहा है। तो हमको मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो नेगेटिव थॉट्स हैं, फियर्स जो हमारे माइंड में आते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम्स में आ जाते हैं, है ना, तो ये क्या होगा, हमारे नर्वस सिस्टम को ख़राब करेगा और साथ साथ हमारे फिजिकल फंक्शन भी ख़राब कर देता है। और ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा कॉजेज़ करेगा, जैसे इलनेस लाएगा, सॉरो लाएगा, है ना। तो योगा क्या करेगा ना, वो सारी नेगेटिविटी थॉट्स को, क्वालिटीज़ को हटाने की कोशिश करता है और पॉजिटिविटी लाने की ट्राई करता है। जैसे कि एज वी मेडिटेट और स्ट्रेच आवर माइंड डायरेक्टली अवे फ्रॉम द ट्रिगर एंड कामिंग बिगिंस, जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारे माइंड में कामनेस आना चालू हो जाती है। इसलिए हम लोगों को योगा करना चाहिए, ठीक है। इससे हम लोग स्ट्रेस फ्री होंगे, हमारे इमोशंस पे कंट्रोल आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और मेंटली वेल रहेंगे। फिर आता है हमारा 18, लिस्ट द कॉजेज दैट लीड अ पर्सन टू सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक स्ट्रेस। अब देखो, क्रॉनिक स्ट्रेस यानी स्ट्रेस क्यों होता है लोगों को, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेस हमारी लाइफ में हो जाता है। तो देखो, ये आप मन से भी लिख सकते हो, लेकिन मेरे को जो पॉइंट्स लगे मैंने डाल दिए। पहला फाइनेंशियली प्रॉब्लम। हाँ, जो लोग बेचारे फाइनेंशियल इशू जिन लोगों को होता है, वो लोग ये जान सकते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि वो कैसे मैनेज करेंगे, अपने घर को कैसे संभालेंगे, क्योंकि उतना पैसा नहीं होता, ठीक है। तो वो फाइनेंशियल इशू रहता है कि वो सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। तो एक तो इसका स्ट्रेस रहता है, इससे आपको फिर ब्लड प्रेशर भी, बीपी हाई होने की दिक्कत हो जाती है, आपको हेडेक होने लग जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। फिर आता है वर्क प्रेशर। अब देखो, जो जॉब करते हैं तो जॉब में बहुत सारा वर्क रहता है, उसका स्ट्रेस रहता है। जॉब इनसिक्योरिटी रहती है कि कभी भी बाहर ना हो जाए, उसका स्ट्रेस है। अपने करियर का किसी को स्ट्रेस होता है, कन्फ्लिक्ट हो गया बॉस से, तो ये सारे स्ट्रेस रहते हैं जो एक बंदे को स्ट्रेस देते हैं। ये वर्क प्रेशर भी स्ट्रेस देता है और ये अपनी फिर मेंटल हेल्थ को ख़राब करता है और स्ट्रेस देता है फिर, है ना। फिर आता है डिस्टर्ब रिलेशनशिप। अब आप देखो, जो भी पीपल हैं, जो पीपल अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में स्ट्रेस दे रहे हैं, है ना, वो लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं। या फिर वो पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है ना, आपका फ्रेंड हो सकता है ना। अब टॉक्सिक पीपल जो आपकी लाइफ में आ जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा क्योस कर देते हैं लाइफ को और आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते रहते हैं, और वो चीज़ आपको फिजिकली और मेंटली दोनों होती है इफेक्ट, है ना। जैसे हाँ, फिर हमारा आ जाएगा कि डेली लाइफ एंड बिजीनेस। अब देखो, डेली लाइफ में डे टू डे में क्या आपको स्ट्रेस आएगा, तो देखो डे टू डे में जैसे चाबी भूल गए, कुछ इंपॉर्टेंट सामान था वो ले जाना भूल गए, लेट हो रहे हैं, तो ये सारी डे टू डे एक्टिविटीज़ है, तो इसका भी हम लोगों को स्ट्रेस थोड़ा थोड़ा रहता है। तो ये भी एक उसमें आ जाता है जो कि हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फिर आता है एक्सप्लेन द सत्क्रियाज इन डिटेल। अब सत्क्रियाज यानी सत्कर्मास को हम लोगों को बताना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। पहला है कपालभाति। तो देखो, कपालभाति सबको पता है, कपालभाति एक ब्रीदिंग टेक्निक है जो कि हमारे प्यूरिफाई करती है हमारे लंग्स को और लोब्स को, है ना। कपाल का मतलब होता है स्कल और भाती मतलब होता है शाइनिंग, है ना। ये ऐसी ये ब्रीदिंग टेक्निक है जिसमें हम लोग फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे। तो जैसे हम लोग हाँ एक्सहेल करेंगे ना हमारे नोज से, तो हमारा जो एब्डोमेन है वो सिकुड़ा जाएगा, है ना। और फिर इनहेलेशन नेचुरली ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो, मैं आपको इसमें फटाफट सारी चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है।
तो अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप उसमें देख सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो कपालभाति इसको हम लोगों को 20 टाइम्स करना होता है ना। फिर आता है सेकंड त्राटका, ये ब्लिंकलेस गेजिंग भी इसको बोलते हैं। तो देखो ब्लिंकलेस गेजिंग इसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, ये मतलब हमारी आइज़ के लिए होता है, जिसमें हम लोग एक डिस्टेंस पे एक फ्लेम रखेंगे, एक मोमबत्ती रखेंगे और उस पे ही उस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे उस फ्लेम पे देखते ही रहेंगे कंटिन्यूसली अंटिल, जब तक देखना है, अंटिल एंड अनलेस जब तक हमको आँख में से आंसू बहना चालू नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों को बिना अपनी पलकें झपकाए देखते रहना है। ठीक है, फिर आता है थर्ड वन इज नेति, यानी नसल क्लिनजिंग। अब मैंने बोला था एन से, नेति से नसल क्लिनजिंग याद रखना, यानी नोस, है ना, नाक की क्लिनजिंग, है ना। तो ये क्या करता है ना, ये हमारी नसल पैसाज में जाकर हमारी सारी जितना भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको क्लीन करता है और हमारे साइनस जैसी डिसीजेस को भी हटाता है। और ये दो तरीके से किया जाता है, एक होता है हमारा जल नेति और एक होता है सूत्र नेति। जल नेति में हम लोग क्या करते हैं, एक पॉट लेते हैं और उसमें गर्म पानी में नमक डालकर एक नॉस्ट्रिल से सब पानी डालेंगे और अपना जो हेड है वो थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, फिर हमारी जो दूसरी नॉस्ट्रिल है उसमें से वो पूरा पानी निकलता है ना। ये बताया था मैंने आपको। दूसरा होता है सूत्र नीति, जिसमें हम लोग थ्रेड डालते हैं और नॉस्ट्रिल्स में से डालकर हमारा माउथ से निकालते हैं। फिर फोर्थ आता है हमारा धोती, जिसको हम लोग जो कि क्या काम करता है, हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ना उसको और स्टोमक को क्लीन करता है। अब कैसे, और इसमें ये क्या हमारी एक पूरी प्रोसेस है जो कि कहाँ से, एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट होगी, और जिसमें हमारा माउथ भी होगा, ईसोफेगस होगा, स्टोमक होगा, इंटेस्टाइन्स होगी और रेक्टम होगा, ये पूरे उसको क्लीन करता है। फिर आता है नॉली। तो नॉली जो होता है वो एब्डोमिनल मसाज, यानी जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स है ना, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो स्टोमक है उसको क्लीन करने का काम करता है, और ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस मानी जाती है टू मास्टर। ठीक है, और नौली हमारा 3 तरीके से किया जाता है, पश्चिमी नौली, मध्यम नौली एंड वमा नौली। फिर सिक्स्थ वन हमारा आता है बस्ती। तो बस्ती जो होता है ना वो हमारा कॉलन क्लींजिंग होता है, जिस ये वो वाली मेथड्स होती है जो लार्ज इंटेस्टाइन के लिए क्लीन करने के लिए होती है ना, विथ और विदाउट वाटर हम लोग इसको कर सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है अब अष्टांग योगा, सॉरी एलोबरेट, अंतरंग योगा और बहिरंग योगा। तो देखो अष्टांग योगा में ये दो चीज़ आती है। तो फर्स्ट 5 लिम्स जो होते हैं ना, यानी यामा, नियम और आसना और प्राणायाम और प्रत्याहार, ये हमारे कौन से होते हैं, बहिरंग योगा होते हैं। और जो रिमेनिंग 3 बच गए, धरना, ध्यान और समाधि, हमारे अंतरंगा योगा होते हैं। अब देखो बहिरंग योगा में यमस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये वो गाइडलाइंस है जिसमें हम लोग कैसे सोशली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सोशली इंटरेक्शन हम लोगों को कैसे करना है ये वो उसमें बताया जाता है हमको। और इसके अंदर 5 यामास आते हैं, जैसे अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, हमको मारा कुटी नहीं करनी है, या फिर हमारे माइंड में भी थॉट भी नहीं लाना है कि किसी को हम लोग हर्ट करें, किसी भी तरीके से हम लोगों को किसी को हर्ट नहीं करना है, मारा कुटी भी नहीं करनी है। ठीक है, फिर आता है सत्य यानी ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस यानी हम लोग बोल सकते हैं कि हमेशा सच ही बोलना है ना, मन भड़क कहानी नहीं बनानी है। फिर आता है असत्य यानी नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग यानी बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को हम लोगों को चोरी नहीं करना है, और सिर्फ चोरी ही नहीं, आप लोगों को किसी चीज़ के बिना पूछे हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। ब्रह्मचार्य वो जो कि बहुत ज़्यादा, हम लोगों ने सुना है ना ब्रह्मचार्य, अपना नाम सुना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा वेल डिसिप्लिन होते हैं और जिनको कोई भी सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होती है ना, और पूरे फोकस्ड होते हैं। ठीक है, फिर आता है अपरिग्रह। तो अपरिग्रह का क्या मतलब होता है, यानी वही चीज़ रख, ये इसमें ये बताया कि वही चीज़ रखो जो नेसेसरी हो, है ना, नेसेसरी वाली चीज़, जितना आपको पैसे की ज़रूरत है उतना ही रखो, है ना। हर मतलब फालतू की जो एलिमेंट्स है वो नहीं रखो, जो नेसेसरी है वही रखो, इसमें ये वो बता, वही यूज़ करो, फालतू की ज़्यादा चीज़ें यूज़ ना करो। फिर आता है हाँ हमारा नियमाज। नियमाज यानी खुद को स्टडी, सेल्फ डिसिप्लिन हम लोग बोल सकते हैं इसको, है ना। इसमें कुछ 5 नियमाज हैं, जो कि पहला है शौचा। शौचा यानी अपने माइंड और बॉडी को क्लीन रखना चाहिए हमें, है ना। और संतोषा है, जाकि ये बोलता है, ये बोलते हैं कि हमें हर सिचुएशन में सेटिस्फाइड रहना चाहिए, है ना, डिससेटिस्फाइड कभी नहीं होना चाहिए।
फिर आता है थर्ड हमारा तपस, यानी तपस में आप लोगों ने योगीज को देखा होगा ना कि वो लोग तप करते तो वो लोग अपना खाना वाना सब छोड़ देते, मतलब इतने फोकस्ड होते हैं वो लोग, इतने वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं वो लोग, तो हम लोगों को उनसे ये सीखना चाहिए। फिर आता है स्वाध्याय, यानी स्टडी ऑफ खुद की सेल्फ स्टडी करना, यानी खुद से अवेयर रहना, सेल्फ स्टडी करो, खुद को देख क्वालिटीज़ देखो, खुद से अवेयर रहो, ठीक है, खुद की स्टडी करो। फिर आता है फोर्थ ईश्वर प्रणिधान है, अभी नाम से समझ आ रहा है। फिफ्थ वन ईश्वर को अपने आप को सौंपित कर देना, यानी सरेंडर टू गॉड, अपने आप को ईश्वर को दे देना। तो ये 5 नियमास थे जो कि हम लोगों ने समझे। फिर आता है हमारा आसनास, तो आसनास वो पोस्चर हैं, वो सिटिंग पोजीशंस हैं जिसमें हम लोग स्टडी और कंफर्टेबल हैं, वो पोजीशंस होती हैं। फिर आता है हमारा प्राणायाम, तो देखो प्राणायाम आप सभी को पता है, ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं जिसका जो कि हमको क्या करती है, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, ब्रीथ कंट्रोल इन्वॉल्व होता है ना, और ये हमारे माइंड को प्रिपेयर करती है क्या करने के लिए, धरना यानी कॉन्सेंट्रेशन, जो कि हम लोग नीचे पढ़ेंगे उसके लिए रेडी करती है। फिर आता है हमारा प्रत्याहार, तो प्रत्याहार का मतलब होता है सेंस विड्रॉवल, यानी हमारे जो 5 सेंसेस है ना, हम पे उस पर कंट्रोल लाना है ना। वन गेन द एबिलिटी टू विड्रॉ द सेंसेस, जो हमारे 5 सेंसेस हैं उस पर कंट्रोल हमें होना चाहिए, परफेक्ट कंट्रोल होना चाहिए ओवर आर सेंसेस। फिर आता है हमारा अंतरंगा योगा, तो देखो अंतरंगा योगा में जो मैंने बताया था प्राणायाम रेडी करता है धरना के लिए, यानी कॉन्सेंट्रेशन। तो धरना क्या होता है ना, किसी भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट को फोकस करना है ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो धरना वो होता है कॉन्सेंट्रेशन, हम इसको बोल सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेज, उसका धरना का नेक्स्ट स्टेज होता है ध्यान, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोगों ने धरना में तो हम लोगों ने फोकस कर लिया है ना, हम लोगों ने स्टार्ट किया था फोकस करना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा जो माइंड है वो मेडिटेशन के स्टेट में चला जाता है, हम पूरे उसमें उसमें ही वही पॉइंट में खो जाते हैं ना। तो जो इसमें बताया गया है कि योगी एंटर्स द स्टेट ऑफ मेडिटेशन, धरना में हम लोग कोशिश कर रहे थे ध्यान करने की, फिर हम लोग ध्यान में पूरे एंटर उसमें कर जाते हैं। फिर आता है हमारा समाधि, तो समाधि यानी टोटल ऑब्जर्वेशन है ना, सॉरी एब्जॉर्प्शन, जिसमें क्या होता है ना, हमारा जो माइंड है वो सारी चीज़ों से डिसअपियर हो जाता है, यानी बिल्कुल बिना कुछ भी हम लोग नहीं सोचते, हम खुद को भी नहीं, हम खुद के बारे में भी नहीं सोचते, खुद को भी हम लोग भूल जाते हैं और किस पे फोकस करते हैं, एक जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर हम लोग फोकस कर रहे होते हैं, है ना, उस पर मेडिटेट कर रहे होते हैं। तो ये वो वाला स्टेट होता है समाधि का, जिसमें हमको खुद के भी ध्यान नहीं होता है। फिर आता है हमारा लास्ट वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन इज दैट प्रियल रेयरली गेट्स इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटी, जो प्रियल है वो बहुत फिजिकल एक्टिविटी करती ही नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा जंक फूड वगैरह स्ट्रीट साइड फूड खाती है, पार्टी फूड खाती है, और वो उसको वो खेलती विलती भी नहीं है, ठीक है, और उसके पेरेंट्स बहुत वरीड हैं कि वो कैसे अपना मतलब उसके पेरेंट्स इस चीज़ से बहुत वरीड है, और उसको कोई साइज़ का क्लॉथ भी नहीं आ पा रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन पहला ये है कि क्या डाइटरी चेंजेस उसको फॉलो करने चाहिए, और सेकंड ये है कि क्या योगिक मैनेजमेंट उसको सजेस्ट करना चाहिए उसकी प्रॉब्लम के लिए। तो डाइटरी चेंजेस तो देखो ये करना चाहिए कि सबसे पहले चेक सैनिटरी हैबिट्स, जो वो सैनिटरी हैबिट्स यानी जो वो अपने लिटिल मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, मैंने आपको बताया ना लिटिल फिजिकल एक्टिविटी जो वो कम कर रही है उस पर ध्यान दो, कि वो क्या क्या दिन भर ही पड़ी रह रही है ना, तो उस पर ध्यान दो। मोर फिजिकल एक्टिविटी करवाओ, उससे ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करवाओ, गेम्स खिलवाओ, जंक फूड जो खा रही है वो कम करवा दो, है ना, और जो हमारा फाइबर रिच डाइट है उसको वो दो। फिर लो कैलोरी वाले फूड दो, हाई कैलोरी वाले फूड मत दो। फिर आता है योगिक मैनेजमेंट में उसको कपालभाति कराओ और कुंजल करवाओ। सूर्य नमस्कार भी सजेस्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ओबेस ज़्यादा पर्सन्स होते हैं, और प्राणायाम भी योगिक मैनेजमेंट में आ जाएगा, और मेडिटेशन भी, और पवन मुक्त आसन भी उसे करना चाहिए।
ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था और हम लोगों ने ये सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया है। मुझे आपका बताना कि आपके कितने क्या सही गए हैं, कितने क्या गलत गए हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, किस क्वेश्चंस में डाउट है। जितने भी डाउट्स है सारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, ठीक है। और आज हम लोगों ने ऑफिशियल वाला किया है, फिर हम लोग अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे फर्दर, और फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।